नमस्कार, आप सभी का स्वागत ऑन टुडे में। मैं हूं मुकुल शर्मा। कारोबार जगत की तमाम खबरों पर भी हमारी नजर रहेगी और आपको बताएंगे कैसे हमारे देश की जो अर्थव्यवस्था है वो तेजी से आगे बढ़ रही है। तेजी से उभरती अर्थव्यवस्था में लगातार शुमार हो रही है। लेकिन आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज की टॉप लाइन्स पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली के प्रगति मैदान में वर्ल्ड फूड इंडिया 2023 प्रदर्शनी का करेंगे उद्घाटन। 80 से अधिक देशों के 1200 से अधिक प्रदर्शक और प्रतिभागी लेंगे भाग। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने श्रीलंका के कोलंबो में कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि पिछले साल श्रीलंका के अभूतपूर्व आर्थिक संकट के समय भारत श्रीलंका के साथ खड़ा था। सरकार ने 1 नवंबर तक 161.47 लाख टन धान की खरीद की है, जिससे करीब 9.33 लाख किसानों को 35,571.14 करोड़ रुपए के एमएसपी मूल्य का लाभ हुआ है। सरकार का लक्ष्य खरीफ विपणन सत्र में 521.27 लाख टन चावल खरीदने का है। और आज की अब बात की जाए तो सप्ताह के आखिरी कारोबारी दिन बढ़त के साथ शेयर बाजार खुलते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि कल पहले दिन के बाद कल हरे निशान के साथ ये बंद हुए थे सेंसेक्स और निफ्टी। तो टॉप लाइन्स आपने जान ली आज की। केंद्रीय वित्त मंत्री श्रीलंका के दौरे पर हैं। निर्मला सीतारमण ने अपनी श्रीलंका यात्रा के दौरान कोलंबो में कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि जब पिछले साल श्रीलंका को अभूतपूर्व आर्थिक संकट का सामना करना पड़ रहा था तो भारत श्रीलंका के साथ था। हमारी सरकार और भारत के लोगों ने मिलकर काम किया और रिकॉर्ड समय में सहायता के लिए आगे आए। भारत ने श्रीलंका के लोगों के लिए $4 बिलियन से अधिक की अभूतपूर्व वित्तीय सहायता प्रदान की। हम अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी IMF को वित्तीय आश्वासन देने वाले पहले द्विपक्षीय ऋणदाता थे, जिसने दूसरों के लिए समान आश्वासन प्रदान करने का मार्ग प्रशस्त किया, जिसे श्रीलंका के लिए IMF कार्यक्रम को औपचारिक रूप दिया गया। Lanka faced its unprecedented economic crisis. A year back, we felt it was our duty to stand by with our friends in Sri Lanka. We could not bear the difficulties our friends in Sri Lanka had to face. Let me confess, myself, our government and the people of India acted collectively and came to your assistance in record time. As Thiruvalluvar said, "Udukkai izhandavan kai pola, aange idukkan kalaivadam nattu." India rendered an unprecedented financial assistance of over $4 billion for the people of Sri Lanka. We were the first bilateral creditor to convey financing assurance to the International Monetary Fund, which paved the way for others to provide similar assurances that formalized the IMF program for Sri Lanka. As a true friend, India continues to work closely with the government of Sri Lanka on debt restructuring discussions, as well as on its path of economic recovery. तो आर्थिक संकट से उबरने के लिए वित्तीय सहायता श्रीलंका को प्रदान की गई। अब आइए नजर डालते हैं कारोबार जगत पर भी, यानी आज की अगर बात की जाए मार्केट की क्या स्थिति फिलहाल बनी हुई है, इस पर सबसे पहले नजर डालें। अगर बात की जाए गिफ्ट निफ्टी की तो आप देख सकते हैं लाल निशान यहाँ नजर आ रहा है, यानी करीब 5 अंकों की जो गिरावट है वो हम देख पा रहे हैं। अभी 19,355 ये फिलहाल नजर आ रहा है। अगर आज के दिन की अगर बात की जाए गिफ्ट निफ्टी की स्थिति आपने जान ली। इसके साथ साथ अगर हम बात करते हैं खासतौर से सेंसेक्स ओपनिंग की तो आप देख सकते हैं 403.47 अंकों की तेजी जो है वो नजर आ रही है। हरा निशान हम देख सकते हैं 64,484.37 पर इसकी जो सेंसेक्स है वो आज खुला है। तो ये तो बात हुई सेंसेक्स ओपनिंग की। इसके साथ साथ अगर बात करें खासतौर से कौन से ऐसे टॉप क्लोजर्स हैं, गेनर हैं, उनकी हम बात करेंगे। लेकिन निफ्टी 50 ओपनिंग भी आप देख सकते हैं 124.50 अंकों की तेजी जो है वो यहाँ नजर आ रही है। 19,257.75 पर इसकी जो ओपनिंग है आज वो नजर आई, यानी यहाँ भी एक तेजी जो है, हरा निशान जो है हमें नजर आया। अब इसके साथ साथ आइए बात कर लेते हैं आज के अगर खासतौर से टॉप गेनर्स की हम बात करें। अपोलो हॉस्पिटल्स आप देख सकते हैं, टाटा मोटर्स, टेकम और अडानी पोर्ट्स और LTIM ये आज के टॉप गेनर्स हैं। टॉप 5
आप देख सकते हैं गेनर्स। और इसके साथ साथ अब जल्दी से नजर डालेंगे आज के जो लॉसेस हैं उन पर भी, वो कौन से हैं। आप देख सकते हैं SBI लाइफ, टाटा स्टील, NTPC, एशियन पेंट्स और इंडसलैंड बैंक, ये आज के टॉप लॉसेस बने हैं। तो जाना आपने मार्केट की स्थिति क्या है, किस तरीके से जो बाजार है वो अभी खुला है, और कौन कौन से ऐसे जो अलग अलग जो हम बात करते हैं कि कहाँ फ़ायदा हुआ, कहाँ नुकसान जो है। फिलहाल टॉप लॉसेस आपने जो हैं वो यहाँ जाने, किस तरीके से जो कारोबार है वो आज नज़र आ रहा है। हालांकि एक जो बढ़त के साथ हम कह सकते हैं जो शुरुआत आ रही है, लेकिन और क्या स्थिति रहेगी आगे दिन भर हम देखेंगे और आपको भी उसका ताज़ा स्थिति से रूबरू कराएंगे। फिलहाल हम यहाँ रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, आप बने रहिए DD न्यूज़ पर। अलग हैं हम, ये रफ्तार नई है, ये रफ्तार सही है, ये जज्बा नया है, खुद ब खुद बयां है। आयशर प्राइमर G3, जज्बा नया, जीत नई। अब क्या देख रहे हो पापा? तुम कहते हो ना कि स्टॉक मार्केट में बहुत सोच समझ कर इन्वेस्ट करना चाहिए, बस थोड़ा सा ज्ञान ले रहा हूं। किससे? हर एक स्टॉक्स एक्सपर्ट है, मस्त एजुकेशनल वीडियोस बनाता है और अच्छी इन्वेस्टमेंट की टिप्स भी देता है। पापा इन वीडियोस पे ना जाएं, अपना रिसर्च खुद करें या सेबी रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से संपर्क करें। एजुकेशन के नाम पर कुछ इन्फ्लुएंसर्स अक्सर इन्वेस्टर को मिसगाइड करते हैं, नुकसान आपका होगा। सोच कर समझ कर इन्वेस्ट कर। साल बरस और सदी नहीं, एक युग गुजर जाएगा, उम्र न पूछो वंडर की, जब फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत, और आइए बात करते हैं आज के फोकस की। त्योहारी सीजन हमेशा मार्केट में बहार लेकर आता है। इस साल भी कुछ ऐसा ही नज़ारा हमें देखने को मिला। अक्टूबर महीने की खासतौर से बात की जाए तो यहाँ पे वाहनों की जो बिक्री है उसमें रिकॉर्ड बढ़ोतरी दर्ज की गई है। और ऐसे में ऑटो मार्केट की जब बात हम करते हैं, जर्मनी और जापान को हम पीछे छोड़कर दुनिया के तीसरे सबसे बड़े ऑटो मार्केट यानी मैन्युफैक्चरिंग की बात की जाए हम बन चुके हैं। लेकिन क्या आने वाले सालों में सबसे ऊपर यानी पहले पायदान पर हम पहुँचेंगे नहीं, इस पर भी नज़र डालेंगे। लेकिन पहले नज़र डालते हैं इस रिपोर्ट पर। त्योहारी सीजन हमेशा मार्केट में बहार लेकर आता है और इस साल भी कुछ ऐसा ही नजारा देखने को मिल रहा है। दरअसल भारतीय वाहन उद्योग ने अक्टूबर में मासिक बिक्री का रिकॉर्ड बना दिया है। देश में इस महीने वाहनों की थोक बिक्री का आंकड़ा 3,91,472 रहा, जो अब तक का सबसे अधिक है। पिछले साल अक्टूबर की तुलना में इस बार 16.3% अधिक वाहन बिके। कार बिक्री में उछाल मुख्य रूप से त्योहारी सीजन, चिप की उपलब्धता बढ़ने से उत्पादन में तेजी और SUV की मांग ज्यादा रहने के कारण आई है। डीलरों ने दिवाली पर वाहनों की मांग बढ़ने की उम्मीद से कंपनियों से ज्यादा वाहन भी मंगाए हैं। थोक बिक्री में इन सभी का असर दिख रहा है। अक्टूबर में SUV की जबरदस्त मांग रही। चालू वित्त वर्ष के पहले 7 महीनों में कुल यात्री वाहनों में SUV की हिस्सेदारी बढ़कर करीब 48.7% हो गई, जो पिछले वित्त वर्ष की समान अवधि में 42% थी। सेमीकंडक्टर की किल्लत दूर होने से उत्पादन में भी तेजी आई है। नवरात्र और दशहरा पर वाहनों की मांग ने अक्टूबर महीने में बिक्री बढ़ाने में मदद की। इस साल दिवाली नवंबर के पहले पखवाड़े में है और डीलरों ने इस दौरान बिक्री बढ़ने की उम्मीद में अपना स्टॉक भी बढ़ा लिया है। इस वित्त वर्ष में भी बिक्री में करीब 7 से 7.5% इजाफा हो सकता है। फिलहाल भारत की ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री 7.5 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा की है। माना जा रहा है कि अगले 5 सालों में भारत का ऑटोमोबाइल सेक्टर अब की तुलना में 2 गुना हो जाएगा, यानी 2028 तक भारत की ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री करीब 15 लाख करोड़ रुपए की होगी। बता दें कि भारत जर्मनी और जापान को पीछे छोड़ दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा ऑटोमोबाइल निर्माता बन चुका है। भारत से आगे अब सिर्फ चीन और अमेरिका ही हैं। और जिस रफ्तार से सेक्टर आगे बढ़ रहा है, अगले कुछ सालों में ये दुनिया का सबसे बड़ा ऑटोमोबाइल प्रोड्यूसर बनकर उभरेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, DD न्यूज़।
तो जाना आपने किस तरीके से अक्टूबर महीने में वाहनों की जो बिक्री है उसमें हमने देखा इजाफा हुआ है। अलग अलग इसके जो कारण हैं वो नज़र आ रहे हैं। फिलहाल इससे कितना फ़ायदा जो है वो मिलेगा इस पूरे सेक्टर को, इसके लिए और जानकारी के लिए आइए रुक कर लेते हैं। हमारे साथ खास मेहमान जुड़े हैं, मनीष राज सिंघानिया जी हमारे साथ जुड़े हैं, अध्यक्ष हैं FREA के। बहुत बहुत स्वागत आपका मनीष जी। जानना चाहेंगे आपसे, जिस तरीके से अक्टूबर के आंकड़े हमने देखे और लगातार इजाफा फिलहाल हम देख पा रहे हैं, कितना सहायक होगा ये पूरे हमारे ऑटोमोबाइल सेक्टर के लिए? देखिए, अक्टूबर का आंकड़ा निश्चित रूप से एक नया इतिहास रचेगा। पर इसके साथ साथ मैं आपको शेयर करना चाहूंगा, इस साल जो फाइनेंशियल ईयर है, हर महीने जो है ये आंकड़ा जो है अपने आप में एक रिकॉर्ड स्तर पे जा रहा है। लगातार ऑटोमोबाइल मार्केट बढ़ता जा रहा है। लास्ट फाइनेंशियल ईयर भी एक नया पैसेंजर कार मार्केट जो है नई ऊंचाइयों को छुआ था, और इस साल जो है वो हर महीने जो है वो एक पिछले आंकड़ों को जो है पार करते जा रहा है। तो डेफिनेटली मार्केट में बहुत डिमांड है। और आप अगर याद करेंगे पिछले त्योहारी सीजन को, तो उस समय जो थी ग्राहकों को उनकी चॉइस की गाड़ियां नहीं मिल पाई थी, क्योंकि डिमांड ज्यादा थी और सप्लाई कम थी। पर इस बार डीलर जो है ज्यादा तैयार है और बेहतर रूप से तैयार है। उन्होंने सही समय पे वाहन इकट्ठा किए हैं ताकि ग्राहकों की रिक्वायरमेंट को, उनकी जरूरतों को उसको एड्रेस कर पाए, उसकी डिलीवरी कर पाए। इसलिए इतने रिकॉर्ड स्तर पे और एसयूवी की डिमांड डेफिनेटली पैसेंजर कार मार्केट को ड्राइव कर रही है। एक बहुत अच्छी चीज जो देखने को मिली है इस त्योहारी सीजन में, अभी तक टू व्हीलर सेगमेंट जो है लगातार थोड़ा सा पीछे चल रहा था और डीलर थोड़े चिंतित थे। पर नवरात्र में जो है टू व्हीलर सेगमेंट भी बहुत अच्छे से रेस्पॉन्स किया है और उसके भी अच्छे बिक्री के आंकड़े आए। तो ओवरऑल अगर आप देखेंगे मनीष जी, लेकिन अगर देखा जाए तीसरे पायदान पर क्योंकि हम काबिज हैं, जर्मनी जापान को हमने पीछे छोड़ा, हमसे आगे चीन और अमेरिका ही हैं, तो क्या माना जाए अगले कुछ सालों में शायद उनको भी पीछे छोड़कर हम पहले पायदान पर काबिज होंगे? डेफिनेटली ये बहुत बड़ा प्रोस्पेक्ट है अपने यहाँ मैन्युफैक्चरिंग के लिए। आप देख रहे हैं केंद्र सरकार बहुत ज्यादा फोकस कर रही है और कई सारे ऐसे वाहन उत्पादक हैं जो आज यहाँ पर भले ही वाहन बना रहे हैं और शायद भारत के मार्केट में नहीं बेच रहे हैं, पर वही वाहन जो है वो ऑलरेडी एक्सपोर्ट कर रहे हैं और थ्रू आउट दी वर्ल्ड। तो ये बहुत बड़ा पोटेंशियल है डेफिनेटली हमारी कंट्री में। और केंद्र सरकार की PLI स्कीम ने बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन दिया है और ऑटो सेक्टर के लिए भी PLI स्कीम केंद्र सरकार ने रोल आउट की है। पूरी प्रोबेबिलिटी है कि आने वाले सालों में हम निर्यातक हो जाएंगे पूरे काफी सारे देशों में वाहन के। जी बिल्कुल, उसके साथ साथ अर्थव्यवस्था को कितना लाभ इसके जरिए हमारे मिल पाएगा? GDP की अगर खासतौर से बात की जाए, वहां किस तरीके से इजाफा होता नजर आएगा ऑटोमोबाइल सेक्टर के जरिए? देखिए, आज तो वैसे भी ऑटोमोबाइल सेक्टर जो है ऑलमोस्ट करीब 49% मैन्युफैक्चरिंग GDP का कंट्रीब्यूशन करता है जी। और ये इस तरीके से अगर नए प्लांट्स आएंगे, नए उद्योग आएंगे और यहाँ से एक्सपोर्ट्स बढ़ेंगे, तो यहाँ पर आप ओवरऑल इकोनॉमिक बेनिफिट मिलेगा नीचे से ऊपर तक। जी बिल्कुल। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया मनीष जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो जाना आपने किस तरीके से अक्टूबर में वाहनों की बिक्री की बात की जाए तो लगातार इजाफा इसमें हो रहा है और इसका सीधा फायदा हमारी अर्थव्यवस्था को मिलता हुआ भी नजर आ रहा है। फिलहाल हम यहाँ रुक रहे हैं एक और छोटे से ब्रेक के लिए। आप बने रहिए DD न्यूज पर। अब क्या देख रहे हो पापा? तुम कहते हो ना कि स्टॉक मार्केट में बहुत सोच समझ कर इन्वेस्ट करना चाहिए, बस थोड़ा सा ज्ञान ले रहा हूँ। किससे? हर एक स्टॉक्स एक्सपर्ट है, मस्त एजुकेशनल वीडियोस बनाता है और अच्छी इन्वेस्टमेंट की टिप्स भी देता है। पापा, इन वीडियोस पे ना जाएं। अपना रिसर्च खुद करें या सेबी रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से संपर्क करें। एजुकेशन के नाम पर कुछ इन्फ्लुएंसर्स अक्सर इन्वेस्टर को मिसगाइड करते हैं, नुकसान आपका होगा। सोच कर समझ कर इन्वेस्ट कर। साल बरस और सदी नहीं, एक युग गुजर जाएगा। उम्र न पूछो वंडर की, जब फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत इकोनॉमी टुडे में। आज हम पहले बात कर रहे थे किस तरीके से वाहनों की जो मांग है उसमें बिक्री में अगर देखा जाए तेज़ी दर्ज की गई है, सीधा फायदा मिलता है अर्थव्यवस्था को। लेकिन पिछले एक हफ्ते की अगर हम बात करें तो हमने देखा कई सारी और जो उपलब्धियां हैं वो भी हमारी अर्थव्यवस्था के साथ जुड़ी हैं। फिर चाहे हम GST कलेक्शन की बात करें या ITR रिटर्न की बात की जाए, UPI पेमेंट की बात की जाए, ये अलग अलग जो सेक्टर हैं, अलग अलग क्षेत्र हैं, कहीं ना कहीं हमारी अर्थव्यवस्था को और मजबूती प्रदान कर रहे हैं।
इस बारे में और ज़्यादा चर्चा के लिए हमारे साथ मौजूद हैं शिशिर सिन्हा जी, वरिष्ठ आर्थिक पत्रकार हैं, स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत बहुत स्वागत शिशिर जी आपका। जी शिशिर जी, आपसे समझना चाहेंगे क्योंकि जब भी हम अगर पहले जीएसटी की बात करते हैं तो इस बार हमने देखा कि अक्टूबर में किस तरह का जो कलेक्शन है वो हमारे पास आया है और पिछले वर्ष की तुलना की जाए उसके मुकाबले भी ज़्यादा, पिछले महीनों के मुकाबले भी काफ़ी ज़्यादा। बिल्कुल, देखिए 1,72,000 करोड़ का जो अक्टूबर का आंकड़ा है वो किस चीज़ का है? वो है कि सितंबर में जो हमने सामान की खपत करी और जो सेवाओं का फ़ायदा उठाया उसके बदले में हमें रकम मिली है। और अगर अप्रैल का देखें, अप्रैल 2023 में जो अब तक का सबसे ज़्यादा कलेक्शन था वो 1,84,000 करोड़ रुपए का था। अब ये दूसरा सबसे बड़ा कलेक्शन है। ये दो बातों की ओर इशारा कर रहा है। सबसे पहला कि उपभोग बढ़ रहा है यानी कि कंजम्पशन बढ़ रहा है, और दूसरा कंप्लायंस बढ़ा है यानी कि लोगों के अंदर अनुपालन करने की जो एक कह सकते हैं कि जो ललक है वो उसमें बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। और ये एक अच्छी बात है क्योंकि हम लोग सबसे ज़्यादा परेशान इसी बात से होते हैं कि कर की चोरी होती है, तो जो ईमानदार करदाता होता है उसके ऊपर कर का बोझ ज़्यादा पड़ता है। अब अगर आपका कंप्लायंस बढ़ता है तो आपका टैक्स का डिस्ट्रीब्यूशन इवन हो जाएगा, और अब मुझे लगता है कि यहाँ से जो करों की दर को तर्कसंगत बनाने की प्रक्रिया है उसमें तेजी आएगी। जी बिल्कुल, और जैसा आपने कहा कहीं ना कहीं इसके जरिए जो पारदर्शिता है उसको बढ़ावा मिला है। अब से पहले इस तरह के ना तो आंकड़े हमारे सामने आते थे और ना ही पहले हम देखते थे कि विश्वास जो है वो हो पाता था। बिल्कुल, देखिए आज के दिन में आप कर देना अगर उचित समझते तो उसके पीछे सबसे बड़ी वजह है कि उससे मिलने वाले जो प्रोत्साहन है, आपको ये नहीं लगता कि आप कर चोरी करके किसी तरह से फायदे में रहेंगे, बल्कि कई तरह के आपको नुकसान है क्योंकि आप अगर पेनाल्टी देखें वो बहुत ज़्यादा हो चुका है। और दूसरी बात, अगर आप कारोबार को आगे बढ़ाना चाहते हैं, बैंक के पास कर्ज लेने जाते हैं, तो वहाँ पर ये सारी प्रक्रिया अगर आप पूरी तरह से नहीं करेंगे तो आपको परेशानी होगी। तो आज के दिन में अनुपालन आपके लिए एक पुरस्कार का काम करता है, और ये एक वजह है जिसकी वजह से अनुपालन में बढ़ोतरी हुई है। जी बिल्कुल, तो देखिए किस तरीके से जो इजाफा है वो इसमें हो रहा है। फिलहाल शिशिर जी और भी बातें हैं जो आपसे हम करेंगे, यानी यूपीआई की बात की जाए या जो आईटीआर की हम बात करें, जिस तरीके से उसमें भी इजाफा हुआ है, इन पर भी आपकी जो राय है हम वो जानेंगे। लेकिन फिलहाल रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। साल बरस और सदी नहीं, एक युग गुजर जाएगा, उम्र न पूछो वंडर की, जब फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत इकोनॉमी टुडे में। आज हम यहाँ बात कर रहे हैं किस तरीके से हमारे देश की जो अर्थव्यवस्था है वो तेज़ी से आगे बढ़ रही है, और क्योंकि लक्ष्य ये है कि तीसरे पायदान पर हम पहुँच सके, इसके लिए अलग अलग जो क्षेत्र हैं उनमें जो विकास है वो फिलहाल हम देख पा रहे हैं। अभी ब्रेक में जाने से पहले शिशिर जी के साथ हम बात कर रहे थे किस तरीके से जो जीएसटी कलेक्शन है उसमें इजाफा हुआ है, और इसी में खासतौर से शिशिर जी अगर जब हम बात करते हैं अगर यूपीआई की, क्योंकि जब शुरुआत में यूपीआई आया था तो लोगों को उस पर भी विश्वास नहीं था, लेकिन इस बार की जब हम आंकड़े देख रहे हैं तो ना सिर्फ अगस्त बल्कि हमने देखा सितंबर के मुकाबले अक्टूबर के जो आंकड़े हैं वो और भी आगे की तरफ जा रहे हैं। देखिए यूपीआई, भीम और जिस तरह से जो डिजिटल प्लेटफॉर्म है उस पर लेन देन बढ़ने की एक बड़ी वजह है कि लागत में कमी, और दूसरी बात ये दुकानदार भी चाहते हैं, जो विक्रेता है वो भी चाहते हैं कि डिजिटल माध्यम से है, क्योंकि जो नगद को लेन देन में और नगद के रखरखाव पे जो आपको खर्च करना पड़ता है वो डिजिटल के मामले में डिजिटल के मुकाबले ज़्यादा होता है। तो दोनों के तरीके से अगर आप एक ग्राहक के तौर पे देखें तो आपके लिए लागत कम है, और दूसरी तरफ अगर आप दुकानदार की तरफ से देखें, विक्रेता की तरफ से देखें, तो उनके लिए नगद के रखरखाव में एक कमी आती है जो खर्च होता है। ये दो वजह है जिसकी वजह से आप डिजिटल प्लेटफॉर्म पे जो आप लेन देन है उसमें बढ़ोतरी देख रहे हैं, और मुझे लगता है कि जैसे जैसे लोगों के पास सुविधाएं बढ़ेंगी मोबाइल फोन के मामले में, क्योंकि अब देखिए अब क्या होता है कि आप फीचर फोन के जरिए भी डिजिटल लेन देन कर सकते हैं, जो पहले होता था कि केवल स्मार्टफोन के जरिए कर सकते हैं। तो ये कुछ चीजें हैं जिसकी वजह से डिजिटल लेन देन में आप बढ़ोतरी देख रहे हैं। जी शिशिर जी, लेकिन क्या हम माने कि जो बाजार के लिए उपभोक्ता हैं, क्योंकि युवाओं की संख्या उसमें ज़्यादा है, अभी हम बात कर रहे थे जिस तरीके से वाहनों की बिक्री में इजाफा जो है वो भी दर्ज किया गया है, तो कहीं ना कहीं जो उपभोक्ता है वो जागरूक भी हैं, और किस तरीके से जो मांग है उसका सीधा फायदा हम देख पा रहे हैं कि बाजार को मिल रहा है। बिल्कुल, देखिए युवाओं के और अगर आपको पता ही है कि देश में हमारा जो डेमोग्राफिक डिविडेंड है, लगभग 65% आबादी 35 वर्ष से कम उम्र की है, जो एक बड़ा उपभोक्ता है, और वो यदि अगर देखता है कि बाजार में उसे चीज़ें सहज में उपलब्ध है और उसमें अगर वो डिजिटल लेन देन के माध्यम से करे तो उसमें कुछ डिस्काउंट भी मिल जाता है, तो ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो उपभोक्ताओं को और युवा उपभोक्ताओं को डिजिटल माध्यम से बाजार में खरीदारी करने के लिए प्रोत्साहित करता है। तो एक तरफ आपकी बिक्री बढ़ती है और दूसरी तरफ डिजिटल प्लेटफॉर्म जो है उसके ऊपर लेन देन में बढ़ोतरी देखने को मिलती है।
जी शिशिर जी, इसके साथ साथ क्योंकि जब लेन देन इतना होता है तो कहीं ना कहीं आयकर रिटर्न जो है उसके बारे में बात करना लाजमी हो जाता है। उसमें भी हमने देखा किस तरीके से करदाताओं की जो संख्या है उसमें सीधे तौर पे इजाफा दर्ज किया गया है। यानी अब पूरी तरीके से जो विश्वास है सरकार की नीतियों पर हम मान सकते हैं। देखिए 31 अक्टूबर जो समय सीमा थी वो थी कंपनियों के लिए जिनके अकाउंट ऑडिट होते हैं, और इसके पहले जो 31 जुलाई है वो आपके व्यक्तिगत करदाताओं के लिए। तो हमने दोनों ही मामलों में देखा कि करदाताओं की संख्या, रिटर्न भरने वालों की संख्या में बढ़ोतरी हुई है। और रिटर्न भरने के मामले में हमें एक बात का ख्याल रखना है कि हर कोई जो रिटर्न भरता है वो टैक्स पेयर हो जाए ये जरूरी नहीं, वो टैक्स देता हो ये जरूरी नहीं है। लेकिन रिटर्न भरने का मतलब ये होता है कि आपको किसी न किसी वजह से अगर आपको कर का भुगतान करना पड़ा है तो आप सरकार को बता रहे हो, जहां पर रिफंड की गुंजाइश बनती है वो आप ले रहे हैं। तो ये संख्या बढ़ने का एक साफ इशारा है कि लोगों को इस व्यवस्था में एक विश्वास है। और दूसरी बात यह भी है कि जो लोग भुगतान कर रहे हैं, क्योंकि टीडीएस की व्यवस्था हमारे पास है, टीसीएस की व्यवस्था हमारे पास है, तो जो भुगतान कर रहे हैं वो कर बकायदा काट करके भुगतान कर रहे हैं। तो दोनों ही तरफ से जो कर देने वाले हैं और जो कर लेने वाले हैं, दोनों ही अपने काम में आगे बढ़े हैं, और जिसका असर आपको इस संख्या में बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। जी बिल्कुल। और खासतौर से शिशिर जी, इन तमाम सेक्टरों को लेकर जब हम आगे बढ़ते हैं तो कहीं ना कहीं मजबूती हमारी अर्थव्यवस्था को मिल रही है। कैसे हमने देखा कि 9वें 10वें पायदान से 5वें पायदान पर हम काबिज हुए और अब लक्ष्य है कि 3रे पायदान पर। तो आने वाले समय में किस तरीके से आपको लगता है कि इन क्षेत्रों में और ज़्यादा विकास होगा? आधारभूत संरचना की बात की जाए या दूसरे भी तमाम क्षेत्र हैं, कितना लाभ इसके जरिए मिलेगा? देखिए अभी हमारे पास सबसे ज़्यादा इंतजार दूसरी तिमाही के नतीजे को लेकर के, जो कि 30 नवंबर को आएगा। और अगर रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास के हम बयान से समझे तो उन्होंने साफ कहा था कि आपको एक पॉजिटिव सरप्राइज देखने को मिलेगा। और ये पॉजिटिव सरप्राइज का मतलब कि दूसरी तिमाही में जो आशंका जताई जा रही थी कि पहली तिमाही से कम जो है वो बढ़ोतरी होगी, शायद हम वहाँ पर एक अच्छी स्थिति देखें। तो अभी जो इस साल का लक्ष्य है 6.5% और अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियां 6.3% कह रही हैं, 6.3% या 6.5% कम नहीं है। हालांकि एक आलोचना ये करने वाले कर सकते हैं कि बीते साल के 7.2 के मुकाबले ये कम है, लेकिन 6% जब दुनिया के बाकी देशों में आप देखेंगे तो हम सबसे तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। और दूसरी तिमाही अगर अच्छी रही, हमारे लिए एक ही चिंता है कि मॉनसून थोड़ा सा सामान्य नहीं रहा, जिससे कि बुआई पर असर पड़ा है। लेकिन अगर बाकी गतिविधियां आगे बढ़ती रही तो हम 6%, 6.3% या 6.5% का जो बात की जा रही है, हम हो सकता है कि उसमें थोड़ी बढ़ोतरी देख सकें। बिल्कुल। और यही देखिए थोड़ा इजाफा जो है हम मान सकते हैं हमारी अर्थव्यवस्था को एक और नई ऊंचाइयों पर लेके जाएगा। फिलहाल शिशिर जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो जाना आपने किस तरीके से देश की अर्थव्यवस्था को लगातार मजबूती मिल रही है, ना सिर्फ सरकार की नीतियां बल्कि अलग अलग क्षेत्रों के साथ हम कह सकते हैं जो सहभागिता है उसका भी परिणाम अब सामने आने लगा है। फिलहाल आज के लिए कॉलम टुडे में बस इतना ही। मुझे दीजिए अनुमति। नमस्कार।